नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए वो बहुत ही यूजफुल होंगे, स्पेशली फॉर द एसएससी जेई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोयल। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक अ ब्रिक विच इज नोन एज द वॉट। यानी कि जब हम क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट को मिक्स करके हम ब्रिक बनाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाउ दैट प्रोसेस विच इज नोन एज अ नीडिंग, राइट। क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट को मिक्स करके ब्रिक बनाने की जो कंप्लीट प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे नीडिंग। दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी बी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रीजन फॉर द सोकिंग द ब्रिक इन अ वाटर बिफोर इट्स यूज। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रीजन सही है क्योंकि जब भी हम वो ब्रिक को यूज करेंगे उससे पहले ब्रिक को हम वाटर में भिगो के रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, उसका सही रीजन क्या है? टू प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार बाय द ब्रिक। यानी कि हम जो वो ब्रिक है वो मोर्टार में से वाटर एब्जॉर्ब ना करे, इसीलिए हम ब्रिक को वाटर में भिगो के रखते हैं बिफोर इट्स यूज। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इट इज ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ सिलिका इन अ क्ले व्हाट विल हैपन। तो हम सब जानते हैं कि ब्रिक के अंदर, गुड ब्रिक अर्थ के अंदर कौन से कंस्टिट्यूट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। दिस ऑल्स आर अ बेसिक कंस्टिट्यूट ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ। तो जब भी सिलिका का जो प्रोपोर्शन है 50 to 60%, राइट, विच इज इन 50 to 60%, उससे ज्यादा हो जाएगा तो ब्रिक पर क्या इफेक्ट आ सकती है। तो जो 50 से 60% से ज्यादा सिलिका की प्रोपोर्शन बढ़ जाएगी तो ब्रिक है वो ब्रिटल और वीक बन जाएगी। दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी ए। अगर जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना विच इज कंटेंट विच इज हाई और एक्सेस ऑफ एल्यूमिना मेक द रो ब्रिक श्रिंक एंड व्रेप ड्यूरिंग द ड्राइंग एंड बर्निंग। जो अगर आपको एल्यूमिना का पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर सिलिका के लिए राइट आंसर होगा आपका ए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सारी चीज़ें मैं अच्छे से बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रही होगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिफ्लेक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट वॉट। तो जो रिफ्लेक्टरी ब्रिक है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज ऑफ अ रिफ्लेक्टरी ब्रिक? तो यूज ऑफ रजिस्टी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए हम रिफ्लेक्टरी ब्रिक को यूज करते हैं। दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फ्रॉग मीन्स द वर्ड। यानी कि हम फ्रॉग किसे कहते हैं? द फ्रॉग विच इज अ डिप्रेशन ऑन अ फेज ऑफ द ब्रिक, राइट। तो फ्रॉग है वो ब्रिक के ऊपर जो डिप्रेशन हम देखते हैं उस डिप्रेशन को हम कहेंगे फ्रॉग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडेंटेशन ऑन अ टॉप फेज ऑफ द ब्रिक विच इज कॉल्ड एज अ फ्रॉग। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए, जो फ्रॉग का डायमेंशन क्या होना चाहिए? फ्रॉग का डायमेंशन होना चाहिए 10/4/1 सेंटीमीटर, राइट। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फ्रॉग विच इज 10/4/1 सेंटीमीटर एंड विच इज ऑल्सो इन अ टॉप फेज ऑफ द ब्रिक। और फ्रॉग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो की जॉइंट ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, मोर्टार और ब्रिक के बीच में जो की जॉइंट हो जाए इसके लिए हम फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉग का डायमेंशन भी आपको याद होना चाहिए और फ्रॉग कहाँ किस फेज पे होता है, टॉप फेज पे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपोजिशन ऑफ अ गुड ब्रिक, द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले
बाय द वेट शुड नॉट बी लेस देन द वोट, यानी जो कंपोजिशन है गुड ब्रिक अर्थ का, उस कंपोजिशन के अंदर सिल्ट एंड क्ले कंटेंट किस परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखें दोस्तों, सिल्ट एंड क्ले कंटेंट 20 to 30% से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। आप सभी को कंस्टिट्यूट ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए एक बार हम देख लेते हैं सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम का जो कंस्टिट्यूट है, उस कंस्टिट्यूट का परसेंटेज कितने से कितने तक हो सकता है। तो सबसे पहले है सिलिका। सिलिका मस्ट बी लाइज बिटवीन 50 to 60%। एल्यूमिना विच इज लाइज बिटवीन 20 to 30%, which is here asking for this question. Lime, which is called as a calcium oxide CO, which is lies between 5 to 6%. Same as the iron oxide, which is lies between 5 to 6%. और सबसे कम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, which is lies between 1% और below the 1%, राइट। सबसे ज्यादा किस कंस्टिट्यूट होता है, सिलिका 50 to 60%। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, सभी बातें नोट करके रखिए, कभी भी एग्जाम में आए तो अच्छे से हम उसका आंसर दे सके। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन द वोट। तो जो हमारे सेकंड क्लास ब्रिक है, उस सेकंड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से जो सेकंड क्लास ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर जो हमारा जो यूनिट है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, बल्कि जो ऑप्शन है सभी वो केजी पर cm स्क्वायर में है। तो आपको यूनिट कन्वर्जेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ केजी पर cm स्क्वायर। सो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10.20 केजी पर cm स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो हमारी 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर है उसको हम 10.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी पर cm स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली 70 केजी पर cm स्क्वायर, विच इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स व्हाई द राइट आंसर वुड बी ए, 70 केजी पर cm स्क्वायर। अब जो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 4th क्लास ब्रिक है उसके लिए हम कौन सा IS कोड यूज करते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन भी बन सकता है IS 1077-1992। अच्छे से याद कर लीजिए इस कोड को, जो गवर्न करता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ब्रिक बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, राइट। और जो 4th क्लास ब्रिक है दोस्तों उसको हम कहेंगे जाम्बा ब्रिक्स, राइट। जाम्बा ब्रिक विच इज ओवर ब्रंट ब्रिक भी कह सकते हैं उसको। और जो 3rd क्लास ब्रिक है दोस्तों, जो 3rd क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको केजी पर cm स्क्वायर में पूछे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 35 केजी पर cm स्क्वायर, है ना, बिल्कुल इजी। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी यूनिट कन्वर्जेशन और सभी क्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक अर्थ। तो अभी हमने बात की थी जो सिलिका है कंस्टिट्यूट इन अ गुड ब्रिक अर्थ में कितने परसेंटेज से कितने परसेंटेज तक होता है, 50 to 60%। याद रखिए 50 to 60% तक हमारा सिलिका होता है गुड ब्रिक अर्थ के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 2020 में। तो याद रखिए दोस्तों, जो भी सिलिका या एल्यूमिना जो भी कंस्टिट्यूट है
उसका प्रोपोर्शन हमें अच्छे से याद होना चाहिए। फिर से मैं एक बार बता दूं, जो सिलिका लाइज बिटवीन 50 to 60%, एल्यूमिना 20 to 30, lime which is 5 to 6, same as the iron oxide 5 to 6, and magnesium oxide which is very less 1% or below the 1%। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020 या 2021 के एग्जाम पेपर में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पग मिल इज ए यूज फॉर द वुड, यानी कि पग मिल हम किसके लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक है उसको हम 4 स्टेजों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज विच इज अ प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकंड विच इज द माउल्डिंग ऑफ ब्रिक, राइट, थर्ड विच इज अ ड्राइंग, एंड फोर्थ विच इज द दोस्तों होता है हमारा बर्निंग। तो ये 4 स्टेज में हमारा ब्रिक है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। पर हमारा जो फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसको भी हम 5 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेज हो जाएगा अनसॉइलिंग, राइट, सेकंड स्टेज हमारा हो जाएगा डिगिंग, थर्ड स्टेज हो जाएगा हमारा वेदरिंग, फोर्थ स्टेज विच इज ब्लेंडिंग, फिफ्थ स्टेज विच इज द टेम्परिंग। तो जो टेम्परिंग वाला जो लास्ट स्टेज हो क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसके अंदर हम पग मिल को यूज करते हैं फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम पग मिल को यूज करते हैं। दैट्स वाई विच इज कनेक्टेड विद द टेम्परिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ। द राइट आंसर वुड बी सी। Now the next question is, which of the following defect appears due to the presence of alkalis in the brick? तो ब्रिक के पर alkalis प्रेजेंट होने के कारण कौन सी डिफेक्ट हम देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिक होती है उसके ऊपर जो वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, उस वाइट पैचेस के कारण किसके कारण होती है, alkalis के कारण। उस इफेक्ट को हम कहेंगे ई फ्लोरोसेंस, राइट। That's why the right answer would be D, efflorescence. So अब question arise, what do you mean by the alkalis? Alkalis, it is nothing but the sulfate of sodium, potassium and calcium, and which is harmful for the good brick, right? तो ट्राई करना है हमको, जब भी हम पेचिस देखते हैं उस पेचिस हम किसके कारण देखते हैं, alkalis के कारण। तो alkali which is harmful for brick, तो जब हम ब्रिक के alkalis को कम कर देंगे वो इफ्लोरेसेंस इफेक्ट भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस जो 2018 में पूछे गए हैं वो वापस 2020 या 21 में आने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको समझ में इजीली आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a main reason to provide a frog in the brick? अभी हमने समझा था कि फ्रॉग किसे कहते हैं। फ्रॉग विच इज द नथिंग बट द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड ऑन द टॉप फेज ऑफ द ब्रिक। टॉप फेज के अंदर हम जो इंडेंटेशन डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं उसी को कहेंगे हम फ्रॉग। तो उसका मेन फंक्शन या मेन रीजन क्या है उसको प्रोवाइड करने का, तो हमें अभी बात की थी उसके मुताबिक जो फोक का की फंक्शन है वो है की जॉइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोर्टार। मोर्टार और ब्रिक के बिटवीन, इसके बीच में अच्छे से जॉइंट आ जाए, इसके लिए हम फ्रॉग प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वन मोर क्वेश्चन विच इज अराइज, इट इज द व्हाट इज द साइज ऑफ द फ्रॉग। तो फ्रॉग का डायमेंशन और साइज क्या हो सकता है, 10/4/1 सेंटीमीटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन द ब्रिक, यानी कि कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूट या फिर मिनरल रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर इन द ब्रिक। तो याद रखें दोस्तों, जो आयरन ऑक्साइड है वो आयरन ऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल for the red color in the brick, so that the right answer would be A. Iron oxide which is a chemical formula वो है आपका Fe2O3, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, which is also called as a ferrous oxide, right? आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा यानी कि प्रपोर्शन परसेंटेज बढ़ जाएगा तो फिर ब्रिक आपका शेप डिफॉर्म हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज होता है आयरन ऑक्साइड इन द कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रिक, 5 to 6%। Similar to the lime which is also called as a CaO, calcium oxide. Now the next question is calculate the number of brick required for the 5 cubic meter brick wall is the what। तो हमको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्रिक आ सकते हैं। तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट, 500। तो 5 मीटर क्यूब के अंदर कितने आएंगे, तो 5 into 500 will get the answer 2500, so that the right answer would be D। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक ब्रिक की वेट कितना होता है, 3 kg, राइट। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने वेट का ब्रिक आ सकता है, तो 5 नंबर ऑफ ब्रिक्स, 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू 3 विल गेट आंसर 1500। तो 1500 kg ऑफ ब्रिक विच इज लेड इन द 1 मीटर क्यूब, राइट। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आ सकते हैं, 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द व्हाट, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक। We all know that the manufacturing of brick which is divided into 4 stages. First which is the preparation of clay, second which is the molding of brick, third which is the drying and fourth which is the burning of brick। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसके अंदर आ रहा है टेम्परिंग ऑफ ब्रिक। The first stage of preparation clay which is divided into 5 stages. First which is unsoiling, second which is digging, third which is the weathering, then blending and tempering। तो टेम्परिंग सेक्शन है which is related to the manufacturing of the brick, right। और पग मिल है उसको भी हम टेम्परिंग सेक्शन में भी यूज करते हैं फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द 1.5 brick wall made of a standard modular brick is the what, राइट। तो 1.5 brick की थिकनेस कितनी होती है, तो right answer would be 30, so that the right answer would be B। So now next question is what is the thickness of a 2 brick wall made of a standard modular brick। जो 2 brick wall की thickness कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक के हिसाब से, तो वो होती है 10। राइट आंसर वुड बी बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the most important characteristic of the alumina in the brick earth। तो एल्यूमिना का जो फंक्शन है ब्रिक अर्थ के अंदर वो क्या है, to impart the plasticity, right, and the brick to make a brick harder, so that the right answer would be A, maintain a plasticity। प्लास्टिसिटी एंड हार्डनेस प्रोवाइड करने का जो काम है वो काम करता है एल्यूमिना। एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 20 to 30%, वो भी आपको याद होना चाहिए। और एल्यूमिना की जो मात्रा है परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी वो श्रिंकेज कर देगा ब्रिक को और व्रेप कर देगा ड्यूरिंग अ ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें आप पता रखिए और उसको नोट डाउन करते जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्न इन द हॉफमैन किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो हम किसको हम बर्न करते हैं हॉफमैन किल के अंदर, तो हम ब्रिक को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को गर्म करेंगे हॉफमैन किल के अंदर। अब किल एंड क्लेम हम यूज करते हैं बर्निंग प्रोसेस में। एक होता है क्लीन और एक होता है क्लेम। क्लेम है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, वाइल किल विच इज यूज फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट। तो अल्टीमेटली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक हॉफमैन किल विच इज यूज, सो दैट द राइट आंसर वुड बी बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड ऑफ अ ट्रेडिशनल ब्रिक। तो ट्रेडिशनल ब्रिक के लिए जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 10 के बराबर, सो दैट द राइट आंसर वुड बी ए।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्लोरोसेंस इन द ब्रिक इज कॉज्ड ड्यू टू द व्हाट, यानी कि इफ्लोरोसेंस इफेक्ट हम ब्रिक में किसके कारण देख सकते हैं। तो अभी हमने बात की थी जो अल्कलीज है वो अल्कलीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफ्लोरोसेंस, या फिर सोल्यूबल सोल्ट या फिर अल्कलीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफ्लोरोसेंस इफेक्ट। और अल्कलीज हम किसे कहते हैं, सल्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों चीज को हम कहेंगे अल्कलीज। अगर अल्कलीज प्रेजेंट होगी ब्रिक के अंदर तो हमको इफ्लोरोसेंस इफेक्ट हम देख सकते हैं, राइट, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द ब्रिक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो तुमको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर कीजिए, यानी कि जो ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसको भी हम बहुत सारा फायदा हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।